किसी भी ज़िले के विकास की जब बात होती है तो वहाँ की कानून व्यवस्था कितनी बेहतर है ये जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ पर कानून व्यवस्था बेहतर होगी उसी ज़िले का जो विकास है वो पूरी तरह से हो सकेगा। और इसी कड़ी में मैं अब अपने बीच यहाँ मंच पर बुलाना चाहती हूँ बहराइच के एसपी श्री विश्वजीत श्रीवास्तव जी को। मैं चाहूँगी ज़ोरदार तालियों के साथ सर का स्वागत करें। सर, आपको यहाँ पर आए हुए अभी महज 2 महीने ही हुए हैं। कानून व्यवस्था के लिहाज से अगर बात करें तो बहराइच की क्या स्थिति है? अब मुझे यहाँ आए अब 2 महीने से ज़्यादा 3 महीने करीब हो गए हैं और कानून व्यवस्था और अपराध दोनों की दृष्टियों से ये शांत ज़िला है और कोई ऐसी बहुत गंभीर समस्या यहाँ पर नहीं है जिसके बारे में बहुत हम लोग डिस्कस करें। एक अच्छा और शांत ज़िला है। सर, नेपाल बॉर्डर का ज़िला है, ज़िला भले ही छोटा है लेकिन चुनौतियाँ यहाँ पर बड़ी हैं क्योंकि इंटरनेशनल सीमा है ये। तो स्मगलिंग पर लगाम कैसे लगा रहे हैं? ये बात सही है। जो इंटरनेशनल सीमा है वो बहराइच के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य यहाँ पुलिस और प्रशासन के लिए रहता है, जो कि करीब 110 किलोमीटर का ये बॉर्डर है और मेरे 5 थाने इससे इफ़ेक्ट होते हैं। और सिर्फ रुपाहिडिया को छोड़ के बाकी सारे के सारे पोरस बॉर्डर हैं, खेत हैं और उन पे बहुत ज़्यादा तमाम कच्चे से रास्ते हैं। यद्यपि हमारी एसएसबी की फ़ोर्स और हमारी पुलिस की फ़ोर्स और बहुत सारी सेंट्रल एजेंसियां वहां पर तैनात हैं और उन सबके सम्मिलित प्रयास से और नेपाल पुलिस के सहयोग से हम लोग स्मगलिंग पर काफ़ी हद तक लगाम पा चुके हैं और जो थोड़ी बहुत शिकायत आती हैं उस पर हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। सर, बहराइच की बात करें तो बेहद संवेदनशील इलाका माना जाता है। 2024 में यहाँ पर दंगे भी हो चुके हैं। अब ऐसे में पुलिस और जनता के बीच जो भरोसे का रिश्ता है वो कैसे कायम किया जा रहा है? जी, ये बात सही है कि सांप्रदायिक रूप से बहराइच संवेदनशील ज़िलों में आता है और यहाँ 2024 में और इससे पूर्व में भी कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं जो कि सांप्रदायिक रूप से काफ़ी संवेदनशील रही हैं। इस संबंध में जो सबसे बड़ी बात होती है जनता और पुलिस के बीच की बात, इसमें हम लोग कम्युनिटी पुलिसिंग का सहारा लेते हैं और कम्युनिटी पुलिसिंग के माध्यम से हम प्रधानों से बात करते हैं और जो भी कोई बड़े त्यौहार या संवेदनशील त्यौहार आते हैं उसमें हम लोग पीस कमेटी की बैठक करते हैं। इसके अलावा हम लोग जब जन सुनवाई करते हैं उसमें बहुत सारे लोग आते हैं, उनसे हम लोग वार्ता करते हैं और क्षेत्र के बारे में जानकारी करते हैं। इन सभी के प्रयासों से एक हम लोगों को क्षेत्र के बारे में जानकारी हो जाती है कि क्या स्थितियां हैं और उससे हम लोग टेलीफोन और मोबाइल नंबर का आदान प्रदान करके तमाम सारी सूचनाओं के बारे में जानकारी रखते हैं और इसी से हम लोग अपना विश्वास ही बहाल करते हैं और इससे एक बहुत सहयोग मिलता है कभी अगर कोई इस तरह की घटना होती है। सर, अगर सोशल मीडिया की बात करें तो ये 2धारी तलवार है और बहराइच जैसे जो संवेदनशील ज़िले हैं उनके लिए तो ख़ास तौर पर। अब अगर सोशल मीडिया के माध्यम से आजकल जो दंगे हैं वो भड़काए जाते हैं, इस पर किस तरीके से जो लगाम है वो लगाई जा रही है? ये सवाल बहुत अच्छा है आपका और मैं सभी इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि जो सोशल मीडिया है ये बिल्कुल सही बात है कि 2धारी तलवार है। अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाए तो ये बहुत अच्छा होता है और अगर इसका गलत इस्तेमाल किया जाए तो ये बहुत ही ख़तरनाक हो जाता है। और इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि इसमें हमारा प्रत्येक थाने पे हमारे यहाँ साइबर और सर्विलांस सेल बनाई गई है। इसके अलावा एक सेंट्रल साइबर सेल और साइबर थाना और सर्विलांस सेल है जो यहाँ पर हमारे ऑफिस में ही काम करता है। इसमें वेल इक्विप्ड लोग और वेल ट्रेंड लोग तैयार हैं और वो 24/7 इस पर जितनी सोशल मीडिया है उस पर नज़र रखते हैं और इसके माध्यम से हम लोग अलर्ट रहते हैं और कोई भी इस तरह की बात होती है उस पर तत्काल हम लोग कार्रवाई करते हैं। यही नहीं, हमारे डीजीपी साहब लखनऊ से भी जो उनका मीडिया सेल है वो भी लगातार इस पर नज़र रखता है। अगर कोई चीज़ हम लोग से छूट जाती है तो वहाँ से कवर होती है और कोई भी सोशल मीडिया पर इस तरह का कंटेंट चलता है हम लोगों को तुरंत जानकारी होती है और उस पर हम लोग कार्रवाई करते हैं। सर, एक बड़ी मुश्किल है जिससे आपको भी अपने लंबे करियर में 2-4 होना पड़ा होगा। आम लोगों के बीच और पुलिस के बीच जो सामंजस्य है वो कम देखने को मिलता है, यानी कि जो आम लोग हैं वो पुलिस से डरते ज़्यादा हैं और समस्याएं लेकर आने में हिचकिचाते भी हैं। तो इस डर को और हिचकिचाहट को कैसे कम किया जा रहा है? ये बात सही है। पुलिस के प्रति आम जनता में एक डर सा होता है
और बहुत से लोग पुलिस के बारे में बातें सुनकर एक इमेज बनाते हैं या समाचार पत्रों में इस तरह की अगर खबरों को पढ़कर एक इमेज बना लेते हैं और जिससे वो पुलिस से थोड़ा सा दूरी बनाते हैं। इस दूरी को कम करने के लिए हम लोग कम्युनिटी पुलिसिंग का सहारा लिया करते हैं और जैसा कि मैंने पहले बताया, अब हम लोग कम्युनिटी पुलिसिंग के माध्यम से बहुत सी चीज़ें ऐसी काम करते हैं। जैसे हम लोग पीस कमेटी की बैठक करते हैं, ग्राम सुरक्षा समिति होती है, उसके मेंबर होते हैं। इसके अलावा हम लोग के पास पुलिस मित्र बनते हैं। तमाम इस तरह के फ्रंट हम लोग रखते हैं जिससे हम लोग जनता के बीच में घुल मिलकर काम कर सकें। इसके अलावा बीट कांस्टेबल के माध्यम से और हमारी जो महिलाओं से संबंधित बातें हैं, जो एक उनके साथ होने वाला अपराध है, निश्चित रूप से उसमें एक समस्या आती है। उसमें हम लोगों ने महिला बीन बनाई है, मिशन MSK हमारा मिशन शक्ति केंद्र चल रहा है। इस तरह के तमाम कम्युनिटी पुलिसिंग की जो टूल्स हैं उनके माध्यम से हम लोग कोशिश करते हैं कि जनता में हम लोगों के प्रति विश्वास बना रहे। सर, हालांकि आपने शुरुआत में बताया कि शांत ज़िला है, अभी फ़िलहाल ऐसी कोई समस्या नहीं है, बावजूद इसके क्या बहराइच में कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम अभी भी है? नहीं, बहराइच में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बिल्कुल नहीं है। ठीक है सर, आजकल अपराध का नया मॉड्यूल दिख रहा है। अनजान से दिखने वाले जो लड़के हैं उनसे अपराध कराया जा रहा है, जिनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड भी आपराधिक नहीं रहा है। ऐसे में पुलिसिंग और भी मुश्किल हो जाती है। इससे किस तरीके से निपटा जाता है? बिल्कुल, ये बात अभी हाल में जो पिछले 5-7 सालों में ये एक चुनौती भर के हम लोगों के सामने आया है निकल के। चूँकि हम लोगों के पास जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड रहता है तो हम लोगों के पास तमाम सारे ऐसी चीज़ें होती हैं। हम लोगों के DCR भी होता है, क्रिमिनल हिस्ट्री होती है। हम लोगों ने बहुत सारे अपराधियों को गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट, प्रिवेंटिव एक्शन में तमाम चीज़ों में हम लोग बंद कर देते हैं, जिससे कि एकदम जो ऑर्गेनाइज क्राइम आपने बताया वो एकदम ख़त्म सा हो जाता है। लेकिन ये बात सही है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है उसमें बहुत से लोग या कुछ लोग जो गलत संगत में पड़ जाते हैं, वो एक जिसको कहते हैं कि मोहल्ले के दादा या क्षेत्र के या बाज़ारों में जो गांव देहात की बाज़ार होती है उसमें कुछ गुंडे बन के उभरते हैं और उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होता है। वो थोड़ा भटके हुए युवा होते हैं और तमाम सी चीज़ों में वो मारपीट या तमाम इस तरह की बातें करते हैं जिससे आम जनमानस बहुत प्रभावित होता है। कभी कभी उनके किए हुए क्राइम बहुत छोटे होते हैं लेकिन उसका असर किसी भी शरीफ आदमी के लिए बहुत बड़ा होता है। इसके लिए हम लोगों ने जो व्यवस्था की है इसमें हम लोग बहुत सारे सोशल मीडिया के माध्यम से और कम्युनिटी पुलिसिंग के माध्यम से हम लोग लोगों को जागरूक भी करते हैं कि कहीं भी इस तरह की बात हो, कोई इस तरह की, तो हम लोगों को बात बताएं। इसके अलावा हम लोगों की जो पेट्रोलिंग पार्टी है, चेकिंग पार्टी है, वो लगातार इसमें एक्टिव रहती है और इसके माध्यम से हम लोग इस तरह के क्राइम को और इस तरह के लोगों को चिन्हित करते हैं और उस पर फिर कार्रवाई करते हैं। सर, महिला सुरक्षा जो है एक बड़ा विषय है और अर्थव्यवस्था के लिए भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इकॉनमी तभी मजबूत होगी जब आधी आबादी की भी हिस्सेदारी होगी। महिला सुरक्षा को लेकर किस तरह यहाँ पर काम हो रहा है? महिला सुरक्षा को लेकर हमारी सरकार, हमारा प्रशासन, हमारे DGP साहब, सभी लोग बहुत गंभीर हैं और महिला सुरक्षा के संबंध में बहुत सारे अभियान और बहुत सारी कार्रवाइयाँ हम लोग लगातार करते हैं। महिला संबंधी अपराध पहले तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि वो हो ही ना और सभी महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। इसके लिए हम लोगों ने पहले पुरुष की बीट होती थी, अब हम लोगों ने महिला बीट तैयार की है जिसमें महिलाएं जो है वो हफ्ते में 3 दिन जाकर गाँव में, देहातों में महिलाओं के बीच बैठकर, स्कूलों में, पंचायतों में बैठकर उनकी समस्याएं जानती हैं। इसके अलावा मिशन शक्ति केंद्र हर थानों पर बनाया गया है जिसमें कि कोई भी महिला आकर अब सीधे बिना हिचक अपनी बात कह सकती है, क्योंकि उसमें सभी महिला अधिकारी भी तैनात होती हैं जिससे निसंकोच वो अपनी बात कह सकती हैं। इसके अलावा जो महिला क्राइम हो जाते हैं उनके लिए एक GO भी है और हम लोग कोशिश करते हैं कि जितनी जल्दी से जल्दी हो वो अपराधी पकड़े जाएं और न सिर्फ अपराधी पकड़े जाएं बल्कि उनमें और भी प्रिवेंटिव कार्रवाइयाँ हों जिससे वे भविष्य में इस तरह का कोई काम ना कर सकें। महिला अपराध में हम लोग बहुत ही सख्त कार्रवाई करते हैं जिससे कि एक उदाहरण बन के निकले और भविष्य में कोई इस तरह का क्राइम ना कर सके। सर, कांस्टेबल और दरोगा की अगर बात करें तो ये आपके फर्स्ट लाइन के लोग हैं जिनका इंटरेक्शन सीधे लोगों से होता है। खासतौर से अगर हम ग्रामीण लोगों की बात करें, क्योंकि तमाम जो ग्रामीण लोग हैं वो रोज़ बड़े अधिकारियों से नहीं मिल सकते हैं। अब ये जो तमाम लोग हैं इनका शालीन होना भी बेहद ज़रूरी है, तो क्या इस पर भी काम हुआ है?
क्या कुछ काम आप कर रहे हैं? बिल्कुल ये बात सही है। पुलिस के साथ जनता का जो दुर्व्यवहार कभी कभी होता है वो एक समस्या होती है। इसके लिए हम लोग लगातार ट्रेनिंग सेशन चलाते हैं और बहुत से ट्रेनिंग सेशन में हम अपने कांस्टेबल्स को, सब इंस्पेक्टर को ट्रेन करते हैं किस तरह से उनको पब्लिक से व्यवहार करना है। अगर बच्चे हैं या महिलाएं हैं तो किस तरह से हमें उन्हें बात करनी है। हम लोग पूरा का पूरा एक ट्रेनिंग सेशन लगातार चलाते रहते हैं और क्राइम मीटिंग के माध्यम से या जब हम लोग थानों पर जाते हैं तो इस तरह की कार्रवाइयाँ कराते रहते हैं। और अगर इसमें बाय द वे कोई शिकायत भी आती है तो इसमें बहुत सख्त कार्रवाई करते हैं जिससे कि ये एक नमूना बने और लोग इसे समझें। सर, बहराइच एक 3 टायर शहर है, ऐसे में भ्रष्टाचार पुलिसिंग में एक बड़ी समस्या है। क्या इसका निपटारा अंदर ही हो जाता है या भ्रष्टाचार को लेकर जो सख्त कदम है वो यहाँ की पुलिस की तरफ से उठाए जा रहे हैं? देखिए, भ्रष्टाचार को लेकर गवर्नमेंट की भी और पुलिस विभाग की भी जीरो टॉलरेंस की नीति है। किसी भी हाल में कोई भी भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाता है। इसके लिए हम लोगों ने भ्रष्टाचार ना हो थानों पर टोल फ्री नंबर भी जारी कर रखे हैं जिससे कि आप अगर शिकायत करते हैं तो सीधे वो हम लोगों के पास आता है और उसकी बहुत कड़ी कार्रवाई उसमें की जाती है। चूँकि ये बात भी सही है कि पुलिस पर जल्दी आरोप लगता है और लेकिन इसमें हम लोगों को ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि जो आरोप होती हैं उनके हम लोग जांच कराते हैं और जांच में अगर सही पाया जाता है तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाती है। सर, बहराइच में ज़मीनों का विवाद बड़ा है और जिस तरीके का इलाका है भू माफिया भी एक बड़ी समस्या है। इस पर किस तरीके से लगाम लगाई जा रही है? भू माफिया के और जहाँ तक बात है और जो ज़मीनों की समस्या है, ये समस्या तो बिल्कुल है यहाँ पर और काफ़ी सारी पुलिस से संबंधित समस्याएं सीधे ज़मीन से जुड़ी रहती हैं। इसके लिए हम लोग लगातार प्रयास करते हैं और जो भू माफियाओं को चिन्हित करके उनके खिलाफ़ कठोर कार्रवाई करते हैं। गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई करते हैं और 14A की कार्रवाई जो डीएम सर के माध्यम से होती है उसमें कार्रवाई करते हैं। अब जो नया BNSS आया है उसमें 107 BNSS की कार्रवाई आई है कि अगर कोई इस तरह का क्राइम करता है जिसने वो संपत्ति या ज़मीन अर्जित कर रखी है उसको हम लोग अटैच करते हैं। इस तरह की कार्रवाइयाँ करते हैं और इसमें हम लोग की जीरो टॉलरेंस की नीति है। अगर कोई इस बात प्रकाश में आता है तो हम लोग इसमें कार्रवाई करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि भूमाफिया यहाँ ना पनप सके। सर, साइबर क्राइम जो है एक बड़ी समस्या बन गया। अगर बहराइच की बात करें तो कितनी एडवांस है बहराइच पुलिस की साइबर क्राइम से निपटने के लिए, किस तरीके से तैयार है? बहराइच पुलिस किसी भी तरीके के साइबर क्राइम से निपटने को तैयार है और अभी मैं यहाँ आने से पहले एक बड़ा लंबा सेशन अभी पिछले 1 घंटे से DGP सर और हमारे DG साइबर सेल खुद ले रहे थे और उसमें हम लोगों को पूरी बातें बताई गई। जो नए टूल्स आए हैं, नई चीज़ें आई हैं, उनके बारे में बताया गया है। इसके अलावा यहाँ साइबर थाना है, ये कम से कम 10 से 15 सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर उसमें तैनात हैं और इसके अलावा हर थानों पर एक साइबर हेल्प डेस्क बनी हुई है, एक सेंट्रली साइबर सेल बनी हुई है जिसमें कोई भी तरीके की साइबर समस्या आती है तो सुलझाते हैं। इसके अलावा हर बुधवार को हम लोग साइबर जागरूकता का प्रोग्राम भी चलाते हैं। स्कूल, कॉलेजेस, पंचायतों में जहाँ पर जाके या कोई बहुत बड़ा जहाँ गैदरिंग हो, तहसील दिवस हो या मेला हो, उन सब में भी जाके हम लोग इस तरह के प्रोग्राम चलाते हैं। सर, अगर आबादी की बात करें तो यूपी देश का सबसे बड़ा राज्य है और बहराइच की ही बात करें तो करीब 50 लाख से ज़्यादा की यहाँ पर आबादी है। माना जाता है कि 1 लाख की जो आबादी है उस पर करीब 250 जो पुलिसकर्मी हैं वो होने चाहिए। पहले समस्या थी कि पर्याप्त पुलिस बल नहीं था, अब लगातार जो भर्तियाँ हैं वो हो रही हैं। तो बहराइच की फ़िलहाल क्या स्थिति है? अब पुलिस फोर्स की फ़िलहाल कोई ऐसी कमी नहीं है और अभी लगातार भर्तियां सरकार द्वारा कराई गई। कांस्टेबल्स की भी भर्ती हुई है, सब इंस्पेक्टर की हुई, पुलिस में कंप्यूटर ऑपरेटर की हुई, होम गार्ड्स की हुई, बहुत सारी भर्तियां हुई हैं और यहाँ मुझको खुद करीब 1000 से ऊपर सिपाही मिले हैं। बहुत सारे सब इंस्पेक्टर भी अभी ट्रेनिंग करने आ रहे हैं तो अब यहाँ पर पर्याप्त फोर्स है। सर, अगर बात करें पुलिस बल की तो जनता को शिकायत तो रहती है लेकिन सिक्के का एक और पहलू भी है, वो ये कि पुलिस बल का जो मनोबल है, यानी पुलिस का काम बेहद मुश्किल है, गुंजाइश भी नहीं है। पुलिस बल को किस तरीके से मोटिवेट रखा जाता है? ये बात सही है। पुलिस के ऊपर अन्य विभागों की तुलना में बहुत ज़्यादा आरोप लगते हैं। चूँकि पुलिस का काम भी थोड़ा नेगेटिव होता है कि एक पक्ष उसमें
खुश होता है और जिसका काम नहीं होता है वो नाखुश होता है, तो वो तरह तरह के फोरम पर शिकायतें करता है। इसमें हम अपने जवान और जो हमारे सब इंस्पेक्टर हैं जो फील्ड में फ्रंट लाइन पे रहते हैं, उनके ऊपर तमाम सारी शिकायतें आती हैं। तो हम इस बात को हम लोग ध्यान में रखते हैं कि किसी भी नाजायज़ शिकायत पर उनके ऊपर कार्रवाई ना हो। अगर कार्रवाई हो तो वो जो उनके द्वारा किया गया काम है उसके अनुरूप हो, ऐसा ना हो कि उन्होंने काम गलती कम की और उनको सज़ा अधिक मिल जाए। इसके अलावा हम लोग लगातार अपनी क्राइम मीटिंग के माध्यम से, ट्रेनिंग सेशन के माध्यम से तमाम तरह के हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाते हैं जिनको उनको मोटिवेट करते रहते हैं। सर, पुलिस की तरफ से कई जो हेल्पलाइन नंबर्स दिए जाते हैं, कई व्यवस्थाएं भी बनाई जाती हैं, वहाँ पर शिकायतें भी आती हैं, लेकिन रिस्पांस को लेकर क्या स्थिति है? क्या जिस तरीके से शिकायतें आती हैं रिस्पांस भी उतना ही क्विक होता है, और इसको लेकर क्या आपकी तरफ से कुछ किया जा रहा है? जी बिल्कुल, यहाँ पुलिस के बहुत सारी हेल्पलाइन नंबर हैं जिसमें जो सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला है वो 112 है। और मैं आपको बताऊं कि 112 का जो हमारे देहात का रिस्पांस टाइम है, जबकि यहाँ काफ़ी दूर दूर गांव हैं, वहाँ वो करीब करीब पौने 6 मिनट यानी 5 मिनट 45 सेकंड में जो गाड़ियाँ वो पहुँच जाती हैं एक कॉल पे। और शहर में ये टाइम कम करके करीब 5 मिनट 15 सेकंड या कभी कभी 5 मिनट भी होता है, उतनी देर में हमारी रिस्पांस टीम वहाँ पहुँच जाती है। इसके अलावा जो महिला हेल्प डेस्क और महिला हेल्पलाइन है वो भी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही हैं और लगातार इनकी ट्रेनिंग होती रहती है। और अधिकारी जो हमारे सीओ लेवल हैं, एडिशनल एसपी लेवल हैं, मैं खुद भी इनको मॉनिटर करता हूँ और पब्लिक से संवाद करता हूँ कि अगर कोई इसमें कमी आ रही है, कोई बात है, तो उसको हम लोग समय से दूर करते हैं। सर, अगर पुलिस डिपार्टमेंट की बात करें तो मेंटल स्ट्रेस बहुत होता है। क्या मेंटल स्ट्रेस को भी लेकर तमाम जो पुलिस के लोग हैं उसके लिए यहाँ पर कुछ काम किया जा रहा है ताकि मेंटली स्ट्रांग रहें तमाम जो पुलिसकर्मी हैं? मेंटल स्ट्रेस बिल्कुल है, और मेंटल स्ट्रेस के साथ फिज़िकल स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा होता है। और सबसे ज़्यादा जो होता है, चूँकि पुलिस का मैक्सिमम काम रात में होता है, नींद हम लोगों की नहीं पूरी होती है, तमाम तरीके का, कभी कभी जल्दी रात में देर से सोकर सुबह जल्दी जाना पड़ता है, तमाम इस तरह की बातें हैं। लेकिन इसके लिए हम लोग अपने आप को तैयार करते हैं और हम लोग नियमित रूप से पुलिस लाइन में थानों पर योगा सेशन भी चलाते हैं। बीच बीच में हम लोग जो मोटिवेटर्स होते हैं उनको भी ला के उनका सेशन कराते हैं। और इस तरह के कामों से, और इसके अलावा हम लोगों के यहाँ लगातार स्पोर्ट्स होते रहते हैं, वो भी बहुत बड़ा मेंटल रिलैक्स एक टूल्स होता है, उसके माध्यम से हम लोग इस तरह के काम करते हैं। लेकिन ये बात सही है कि मानसिक दबाव बहुत रहता है। सर, पुलिस का काम सिर्फ अपराध रोकना नहीं है, बल्कि जो युवा हैं उन्हें अपराध की तरफ बढ़ने से रोकना भी जो एक बड़ी जिम्मेदारी है। क्या आप ये मानते हैं? बिल्कुल सही बात है। अपराध की तरफ से अगर वो नहीं बढ़ेंगे तो अपराध नहीं करेंगे, और जब अपराध नहीं करेंगे तो पुलिस को थोड़ा सा वो मिलेगा। इसके लिए हम लोग कम्युनिटी पुलिसिंग का सहारा लेते हैं और बहुत सारे हम लोग जागरूकता अभियान चलाते हैं लगातार, साइबर का और सर्विलांस का, इसके ट्रैफिक का चलाते हैं, जिससे कि लोग जागरूक हो सकें और इन सब चीज़ों की तरफ जाने से बच सकें। सर, हमने महिला सुरक्षा पर अभी बात करी थी और ये भी कहा था कि किस तरीके से जो आम लोग हैं उनमें झिझक होती है पुलिस तक पहुंचने की। अब अगर ग्रामीण महिलाओं की बात करें, उनके खिलाफ जब अपराध होते हैं तो ज़्यादातर जो मामले हैं वो घर के अंदर ही दबा दिए जाते हैं, एक बड़ा सोशल स्टिग्मा भी है। लेकिन जो ग्रामीण औरतें हैं वो कैसे पुलिस तक पहुँचें, जो अपराध उनके खिलाफ हो रहे हैं वो दर्ज हो सकें, बता सकें, इसके लिए क्या कर रहे हैं सर? जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इस संबंध में हमारी सरकार द्वारा और हमारे डीजीपी सर द्वारा इसमें एक महिला बीट का कॉन्सेप्ट चलाया गया है। पहले सिर्फ पुरुष सिपाहियों की ही बीट हुआ करती थी, महिला सिपाहियाँ जो सिपाही होते थे वो बीट पर नहीं जाती थी। अब हमारी महिला सिपाही जो है बीट पे जाती हैं और वो जाके उनके जो बहुत सारे काम निर्धारित किए गए हैं उसमें वहाँ पर जिस दिन देहात की बाज़ार होती है, हाट लगती है, उनमें जाकर वो वहाँ महिलाओं से बात करती हैं। इसके अलावा जो वहाँ पर अन्य जो और सरकारी जैसे कि टीचर हैं, एनएम हैं, आशा बहुएँ हैं, उनके साथ बैठकर गांव की महिलाओं से बात करती हैं, पंचायत करती हैं, जिसमें सिर्फ महिलाएं होती हैं, जिससे कि वो महिलाओं के साथ होने वाले क्राइम, जो घर में होने वाले क्राइम हैं या जो परिवार और रिश्तेदार द्वारा बच्चों के साथ या छोटी बच्चियों के साथ किए जाने वाले इस तरीके के क्राइम हैं, वो बातें निकल कर आती हैं। सर, अगर बहराइच की बात करें तो बॉर्डर एरिया है, बॉर्डर एरिया होने के नाते कानून व्यवस्था बनाए रखने में क्या कुछ खास चुनौतियां भी सामने आती हैं?
जी, बॉर्डर व्यवस्था के साथ बहुत सारी चुनौतियां सामने आती हैं। पहला कि जैसे मैंने बताया, एक तो बहुत लंबा बॉर्डर, करीब 110 किलोमीटर का बॉर्डर है, और एक मेन रोड को छोड़कर बाकी सभी जगह पोरस बॉर्डर हैं। बहुत सारे छोटे मोटे रास्ते हैं जिनसे हम लोग बॉर्डर पार कर जाते हैं, लोग चले जाते हैं। बहुत सी चीज़ें जो स्मगलिंग की तमाम सारी शिकायतें रहती हैं। हमारी एसएसबी वहाँ पर लगातार तैनात है, और उनके साथ हमारी पुलिस फोर्स जो है, वो जो 5 थाने हैं वहाँ के अधिकारी हैं, उनमें हम लोग अच्छे और ईमानदार अधिकारी तैनात करते हैं जो लगातार इस तरह के कामों में उनके साथ मिलकर काम करते हैं। नेपाल पुलिस से भी हम लोग लगातार टच में रहते हैं। और सर, क्या चाइल्ड ट्रैफिकिंग जैसी भी कोई समस्या यहाँ पर आती है? अगर है तो इसको रोकने के लिए भी क्या कुछ काम किया जा रहा है? चाइल्ड ट्रैफिकिंग की अभी फ़िलहाल कोई इस तरह की समस्या पूर्व में भी नहीं रही और अभी भी नहीं है। और जहाँ तक मैं आपको बताऊँ कि रुपाईडिया जो बॉर्डर है, वहाँ पर बहुत सारी संस्थाएं जो हैं वो एक्टिव हैं, कई एनजीओज़ एक्टिव हैं, हमारी महिला सेल एक्टिव है, और वहाँ इस तरह की कोई भी शिकायत मिलती है तो वहाँ हम लोग तत्काल इस पर कार्रवाई करते हैं। सर, बहराइच के कप्तान होने के नाते 3 बड़ी चुनौतियाँ आपको यहाँ पर क्या दिखाई देती हैं? एक चुनौती तो जिसके बारे में आप बार बार कह भी रही हैं, वो इंटरनेशनल बॉर्डर होने की वजह से तमाम सारी समस्याएं उससे जुड़ी हुई आती हैं, और इसमें कानून से संबंधित समस्याएं भी हैं, और तमाम सारे इस तरह से इंक्रोचमेंट्स और रोड्स की हैं जिनमें लोग चले जाते हैं, उधर चले जाते हैं, इधर क्राइम करके उधर चले गए या उधर, उसकी समस्याएं आती हैं। दूसरा जो इधर हाल में जो समस्या उभर के आई है, वो मैंने ट्रैफिक को मानता हूँ कि ट्रैफिक में यहाँ एक्सीडेंट की संख्या में निश्चित रूप से बढ़ोतरी हुई है, कई डेथ्स भी हुई हैं, कई बड़े एक्सीडेंट भी हुए हैं। उसकी वजह है कि रोड्स जो है वो ट्रैफिक बहुत बढ़ गया है, मोटर गाड़ियाँ बहुत बढ़ गई हैं, और रोड्स उतनी चौड़ी नहीं रह गई हैं, और लोग ट्रैफिक के उतने नियमों का पालन भी नहीं करते हैं। यद्यपि हम लोग लगातार चालान करते हैं, जागरूक करते हैं, बावजूद इसके ये एक बहुत बड़ी समस्या बन के उभरा है। और तीसरी समस्या जो मैं देखता हूँ वो ज़मीन से जुड़ी हुई समस्याएं हैं जिनकी वजह से यहाँ बहराइच में काफ़ी ज़्यादा क्राइम होते हैं। उसके लिए हम लोग लगातार प्रयास करते रहते हैं, और तहसील दिवस और समाधान दिवस, इन सब के माध्यम से हम लोग अभियान चला के इसे ठीक करते हैं। सर, आखिरी सवाल मेरा कि बहराइच में रहते हुए पोस्टेड आप 3 ऐसे कौन से काम हैं जो यहाँ पर करना चाहेंगे? सबसे 2 काम तो मैं तुरंत आपको बताऊं। एक तो जो हमारा साइबर क्राइम है उससे संबंधित जो चीज़ें हैं और जो टूल्स हैं, जो यहाँ पर ट्रेंड पर्सन हैं, उनको मैं एक अच्छा प्लेटफॉर्म देकर एक अच्छा यहाँ पर माहौल बनाकर एक टीम तैयार करना चाहता हूँ, क्योंकि आने वाले समय में सबसे बड़ी समस्या जो है वो साइबर क्राइम से ही आने वाली है, क्योंकि वो उसमें बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व है और कोई क्राइम ऐसा दिखाई नहीं देता। किसी को आपको गोली नहीं मारनी, किसी को घायल नहीं करना है, और लाखों रुपए जो है वो इधर से उधर हो जाते हैं। तो इसको रोकने, जब वो पैसा कहीं जाता है तो फिर उससे जुड़े हुए दूसरे क्राइम बढ़ते हैं। जब आपके पास ज़्यादा पैसा होगा और कोई कंट्रोल नहीं होगा तो आप दूसरे क्राइम करेंगे, उससे वो पूरी एक चेन बन जाती है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मैं इसके लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, और मैं निश्चित रूप से मैं कोशिश करूँगा कि इसमें हमारी टीम अच्छे से अच्छा काम करे। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू।